हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स सीरीज में हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में टोटल 2 वीडियो हैं और दोनों वीडियो में हमने पूरे नेशनल इनकम के बारे में जो भी कंसेप्ट होता है वो सारा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। और आज हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो किसी न किसी एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं और आगे जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। ये क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये इकोनॉमिक्स का नेशनल इनकम का कंसेप्ट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए नेशनल इनकम का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेशनल इनकम रेफर्स टू, तो यहाँ नेशनल इनकम का बेसिकली डेफिनेशन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी देश के निवासियों द्वारा अर्जित सभी कारक आय। कारक आय कहने का मतलब फैक्टर इनकम, जो रेसिडेंट ऑफ कंट्री अर्न करते हैं, फैक्टर्स ऑफ इनकम, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है? ट्रांसफर पेमेंट, सेल ऑफ ओल्ड हाउस यानी पुराने मकान की बिक्री, या फिर इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। इसका मतलब होता है स्वयं के मकान का अनुमानित किराया। और सबसे लास्ट में है पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज। तो इन सब में से कौन सा जीडीपी में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब वो इंक्लूड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए, स्वयं के मकान का अनुमानित किराया यह एक तरीके का फैक्टर इनकम है। जैसा कि हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर हम अपना जमीन किराया पे दे रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, किराया मिल रहा है। लेकिन ये जो है सेल ऑफ ओल्ड हाउस, ये किसी तरीके का फैक्टर इनकम नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर ये होगा। ट्रांसफर पेमेंट में कुछ भी आ सकता है, स्कॉलरशिप, पेंशन, ये सब चीज जो है, जैसा ऑप्शन डी में ये दिया गया है पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज, तो ये ट्रांसफर पेमेंट का उदाहरण है। ये जीडीपी में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जीएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये किससे प्राप्त होता है? तो हमें जीडीपी में कुछ ना कुछ जोड़ना या घटाना होगा, तभी जाके हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर में हम लोग लिख देते हैं जीडीपी और नीचे में हम लोग लिखते हैं जीएनपी, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है। हमने न्यूमेरिकल्स भी इसी तरीके से सॉल्व किया था और वो डायग्राम के जरिए भी मैंने बताया था। देखिए, ये ग्रॉस से ग्रॉस तक ही रहेगा, बस हमें डोमेस्टिक से नेशनल तक आना। तो डोमेस्टिक वैल्यू से नेशनल तक आने के लिए हम लोग क्या करते थे, जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते थे। अब ये एनएफआईए क्या होता है? तो एनएफआईए कहने का मतलब कि जो पैसा हम लोग बाहर भेज रहे हैं और जो पैसा हमारे देश में आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस वो हम लोग जोड़ते थे। तो अगर ज़्यादा जा रहा है पैसा तो वो नेगेटिव में होगा, और पैसा अगर ज़्यादा आ रहा है हमारे पास तो वो पॉजिटिव में रहता था। तो ये हमने न्यूमेरिकल्स में भी करके देखा था, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी में जब हम लोग एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इनकम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय से कौन सी इनकम जो है वह बाहर रहती है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैपिटल गेन्स फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर जो होते हैं कंपनी के शेयर, अगर उसको हम लोग बेचते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि फैक्टर पेमेंट काउंट होता है, लेकिन ये तो फैक्टर पेमेंट नहीं हुआ। शेयर से कैपिटल गेन्स कैसे होता है? जैसे कि अगर सपोज करिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 10 रुपए में और आप उसको बेच रहे हैं 15 रुपए में, तो ये 5 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है वह नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, वह आपका क्या हो गया, कैपिटल गेन, यानी कि पूंजी पे आपको यह लाभ प्राप्त हुआ है, वह कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। ये सब चीज आगे जब हम लोग स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, उसमें अच्छे से समझ में आएगा कि किस किस तरीके का गेन होता है, कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, ये भी हमने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करके देखा था, बस यहाँ पे क्वेश्चन मैंने इस तरीके का रखा ताकि आप लोग कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन में हमारा दिया गया है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हम लोग मार्केट प्राइस यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है, हमें कहाँ तक पहुंचना है? देखिए, जीडीपी यहाँ दिया गया है, तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, जीडीपी। हमें क्या करना है, जीडीपी से एनडीपी पे आना है। नीचे हम लोग लिख देते हैं एनडीपी, और ये मार्केट प्राइस में दिया गया है, ये हमारा मार्केट प्राइस में दिया है। तो हमें क्या करना होगा, पहले हम लोग यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है,
इसमें से हम लोग डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, एनडीपी एमपी पे। जीडीपी से डिप्रिसिएशन जब हम लोग घटा देंगे यानी ग्रॉस वैल्यू से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हम लोग नेट वैल्यू पे आ जाएंगे। क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स। तो हमने कल के लेक्चर में पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ा था। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत आय में क्या शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसफर पेमेंट। देखिए पर्सनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट हमें मिलता है इसीलिए उसको जोड़ा जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है, जो कंपनी के शेयर धारक को देना है, वही उसी को हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो वो सब नेशनल इनकम से घटाया जाता है, तब जाके हमें पर्सनल इनकम प्राप्त होता है और ये ट्रांसफर पेमेंट हमें प्राप्त होता है, इसीलिए हम लोग इसको ऐड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज अ फ्लो वेरिएबल। तो ये देखिए फ्लो के बारे में आपने पढ़ा होगा लेक्चर 2 में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो वो लेक्चर जाके पहले आप लोग देख लीजिए। इकोनॉमिक्स जो है एक सीक्वेंस में आपको चलना होगा, पहले सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपका क्लियर रहेगा, तभी जाके आगे जो चीज़ें हैं वो एकदम इजीली आपको समझ में आते जाएगा। ये बहुत ही ऐसे अगर आप लोग सोचिएगा याद करने के लिए तो ये बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं तो अगर कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ये बहुत ही मन लगाने वाला सब्जेक्ट है। तो लेक्चर 2 में यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले वीडियो में हमने देखा था 4 तरीके के वेरिएबल्स के बारे में, फ्लो, स्टॉक, इंजेक्शन और लीकेज। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, फ्लो वेरिएबल इन चारों में से कौन सा है। ऑप्शन सी, नेशनल इनकम। देखिए फ्लो वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के दौरान, जैसे एक साल के अंत में, एक महीने के अंत में। लेकिन स्टॉक जो होता है वह किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है। स्टॉक जैसे अगर हम लोग दुकान की देखें तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि इस समय हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन फ्लो क्या है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रियल जीडीपी इज मेजर्ड एट। तो हमने कल के लेक्चर में देखा था कि 2 तरीके का जीडीपी होता है, एक रियल और दूसरा नॉमिनल। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है रियल जीडीपी के बारे में कि वह किसके द्वारा मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रियल जीडीपी जो होता है वह हमेशा बेस ईयर के प्राइसेस पे नापा जाता है, और यह रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी हमारे इकोनॉमी का ये एक्चुअल ग्रोथ दिखाता है। इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होता है, इन्फ्लेशन इसको कंसीडर नहीं किया जाता इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच इज नॉट अ फैक्टर इनकम। यानी कि निम्न में से यह कारक आय कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप एक तरीके का ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन रेंट जो है वह एक तरीके का फैक्टर इनकम है। जैसे अगर हम लोग जमीन या बिल्डिंग किराया पे लगा रहे हैं तो हमें उसके बदले में क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। वेजेस, अगर मैन पावर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं या फिर हम लोग जाके नौकरी कर रहे हैं तो उसके बदले में या तो हमें वेजेस मिलेगा या सैलरी मिलेगा। प्रॉफिट, अगर हम लोग बिजनेस को ये कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो उसके एवज में हमें प्रॉफिट मिलता है। एक और चीज होता है कैपिटल। जब हम लोग कैपिटल पूंजी लगाते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है जीडीपी और वह फैक्टर कॉस्ट पे है, तो हमें इन चारों ऑप्शन में से उसको डिराइव करना है। यानी कि मार्केट प्राइस ऑप्शन में होगा, उससे हमें फैक्टर कॉस्ट पर आना था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे हम लोग कैसे जाते थे। फैक्टर कॉस्ट में हम लोग क्या जोड़ते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब जाके हम लोग कहाँ पहुंचते थे, मार्केट प्राइस पे। लेकिन यहाँ नीचे ऑप्शन में दिया गया है कि मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट पे पहुंचना है, तो मार्केट प्राइस में हम लोग क्या करते थे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग डिडक्ट करते थे। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो इसीलिए यहाँ हम लोग ऑप्शन में देखते हैं जीडीपी एमपी में से हम लोग क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे, तभी तो हम लोग पहुंचेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। क्वेश्चन में तो वही पूछा जा रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जीडीपी एफसी पे हम लोग कैसे पहुंचेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस में से हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, और इस पूरे टर्म को हम लोग लिख सकते हैं एनआईटी, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआईए बिकम्स नेगेटिव व्हेन। तो कल के न्यूमेरिकल्स में भी हमने ये देखा था कि एनएफआईए किसी केस में नेगेटिव में दिया हुआ है, तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बेसिकली वही, किस केस में ये नेगेटिव होता है। एनएफआईए का कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर होगा तो ये इजीली आंसर आप लोग दे पाइएगा। एनएफआईए बेसिकली क्या होता है, जितना पैसा हमारे देश में आ रहा है और जितना पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है, दोनों का डिफरेंस। तो जो विदेशी भारत में रह रहे हैं वो कमाएंगे यहाँ पे, लेकिन वह उनके नेशनल इनकम में काउंट होगा क्योंकि वो पैसा बाहर जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, सपोज करिए कि कोई विदेशी 50 रुपया कमा रहे हैं और हमारे देश में इंडियंस बाहर से पैसा भेज रहे हैं मात्र 30 रुपया,
तो देखिए हमारे देश में कम पैसा आ रहा है और पैसा ज़्यादा जा रहा है हमारे देश से, तो इस केस में हमारा NFIA जो है -20 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड हमेशा ज़्यादा होगा जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं बाहर से, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा NFIA। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि NNP। नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग यही बोलते हैं ना, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम, क्योंकि यह जो है ये नेट हो गया, इसमें डिप्रिसिएशन हट गया, नेशनल हो गया तो वो हमारे रेसिडेंट द्वारा कमाया गया है, और प्रोडक्ट तो कॉमन ही रहता है। फैक्टर कॉस्ट मतलब कि यह सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने पे किया है वही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर मार्केट प्राइस क्यों नहीं होता? तो मार्केट प्राइस में देखिए हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को भी जोड़ते हैं, तो वो उस रेट पे, क्योंकि ये चीज़ फैक्टर कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसीलिए वह नेशनल इनकम में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए फैक्टर कॉस्ट को हमेशा कंसीडर करते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम कंसीडर्स ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि ये नेशनल इनकम क्या होता है और उसको मेजर करने का 3 तरीका होता है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि इन तीनों मेथड में से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें सिर्फ हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करते हैं। तो देखिए हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर कब करेंगे? जब हम लोग उस पर खर्च कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली खर्च अपने उपभोग के लिए फाइनल गुड्स पे ही ना करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स पे तो नहीं, यानी इनपुट पे तो हम लोग उपभोग करने के लिए खर्च नहीं करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सपेंडिचर मेथड पे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू एडेड मेथड हेल्प्स इन अवॉइडिंग। तो वैल्यू एडेड मेथड जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि किसान जो है गेहूं किसको बेच रहा है? मिलर को। फिर मिलर क्या कर रहा है? गेहूं को पीस के आटा बना रहा है या मैदा बना रहा है और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके वह बेकर को दे रहा है। फिर बेकर उसको फाइनली किसी चीज़ में कन्वर्ट करके उसमें वैल्यू ऐड करके किसी और प्राइसेस में वह बेच रहा है। तो देखिए हर स्टेज में कितना वैल्यू ऐड हो रहा है वह हम लोग देख रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह वैल्यू एडेड मेथड किस चीज़ से हमें बचाता है, अवॉइड करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डबल काउंटिंग। देखिए डबल काउंटिंग कहने का मतलब क्या है? जैसे गेहूं एक बार जब काउंट हो गया तो वो जा रहा है मिलर के पास, मिलर पे भी अगर हम लोग टोटल वैल्यू को अगर काउंट कर देंगे तब तो फिर गेहूं यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा, ये 50 रुपये, और यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसको अवॉइड कैसे करते हैं? ये अवॉइड वैल्यू एडेड में क्या होता है कि सिर्फ जितना वैल्यू ऐड हुआ है उतना ही को ये काउंट किया जाता है, क्योंकि गेहूं यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा फिर यहाँ पे भी काउंट हो जाएगा, तब तो वो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, इसीलिए वैल्यू एडेड मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम, यानी घरेलू आय में शामिल कौन सी आय होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी फॉरेनर्स वर्किंग विद इन द कंट्री। तो डोमेस्टिक इनकम हमने पढ़ा था, एक देश के अंदर, हमारे देश के अंदर कोई भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे वह भारतीय कमा रहे हैं या फिर वह विदेशी कमा रहे हैं, अगर हमारे देश के अंदर कमा रहे हैं तब वह डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। लेकिन वही अगर जो रेसिडेंट है बाहर में दूसरे देश में भी रह के कमा रहे हैं तब वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगा, और ये जो विदेशी कमा रहे हैं ये पैसा बाहर जाता है, तो उसी में हम लोग NFIA को एडजस्ट करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नॉमिनल GDP में इंक्रीज इवन व्हेन रियल आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। क्वेश्चन को थोड़ा मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। जो नॉमिनल GDP है वह किस प्राइसेस पे रिलीज किया जाता है? तो करेंट प्राइसेस पे नॉमिनल GDP, यानी कि जो चालू वित्तीय वर्ष है उस प्राइसेस पे नॉमिनल GDP को जारी किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आउटपुट कांस्टेंट है, जैसे कि 10 यूनिट ही प्रोड्यूस हो रहा है उस साल में, लेकिन फिर भी क्या है कि नॉमिनल GDP का वैल्यू है वह हमें इंक्रीज होया हुआ दिख रहा है। तो वह क्यों हो रहा है? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज इन प्राइसेस, जैसे हमने पढ़ा था नॉमिनल GDP में इन्फ्लेशन को भी कंसीडर किया जाता है। पिछले साल ये 10 यूनिट ही प्रोड्यूस हुआ था, हो सकता है वो 10 रुपया में, यानी कि टोटल वैल्यू इसका होगा 100 रुपये। लेकिन इस साल जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे करंट प्राइसेस पे तो 10 रुपया पहले उसका यूनिट प्राइस हो गया, और उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को भी तो एडजस्ट करेंगे। इन्फ्लेशन सपोज करिए कि 10% है, यानी कि 11 रुपया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 110 रुपया। यूनिट उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमें ज़्यादा क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम लोग इसमें इन्फ्लेशन को भी, यानी महंगाई को भी देखते हैं। लेकिन वही रियल GDP रहता तो रियल GDP में ये बढ़ोतरी हमें नहीं दिखता, एक्चुअल ग्रोथ वो हमें दर्शाया जाता।
क्योंकि यहाँ 10 यूनिट है तो हमें 100 रुपया ही दिखाया जाता, क्योंकि हम लोग बेस ईयर से उसको कंपैरिजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। डिप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, जो मूल्यह्रास होता है, यहाँ पे कन्वर्ट किया था मैंने, घिसावट लिखा गया। डिप्रिसिएशन का मतलब ही होता है मूल्यह्रास, तो उसको और क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो स्थिर पूंजी है उसका हम लोग उपभोग करते हैं, तो वो उपभोग करने के लिए वो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका वियर एंड टीयर होता है। जैसे आपने मोबाइल फोन ही लिया, उसको आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो क्या होगा, उसका बैटरी बैकअप कम होगा, उसका परफॉर्मेंस कम होगा, उसका मेमोरी फुल होगा, ये सब चीज, तो उसको वियर एंड टीयर या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। और उसी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया गया है, डिप्रिसिएशन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड टू द गवर्नमेंट बाय, तो अप्रत्यक्ष कर जो है सरकार को किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो आगे के लेक्चर में जब हम लोग टैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली इन दोनों टैक्स को ही डिस्कस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभी इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, कि वह गवर्नमेंट को किनके द्वारा पे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फर्म्स। इनडायरेक्ट टैक्स कभी भी हम लोग नहीं पे करते गवर्नमेंट को। यहाँ ये भी चीज देखिएगा, गवर्नमेंट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दुकानदार को पे करते हैं, प्रोड्यूसर को पे करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, हम कस्टमर्स नहीं पे करते, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। लेकिन इनकम टैक्स जो है हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसीलिए उसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो हमने पहले पढ़ा था फ्लो वेरिएबल के बारे में, अब हम लोग स्टॉक वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टॉक वेरिएबल क्या है? देखिए ऑप्शन से ही देख के आपको पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिटल। कैपिटल हमेशा एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है कि हमारे पास अभी कितना पूंजी है, उसको हम लोग स्टॉक वेरिएबल के रूप में ही देखते हैं। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स, तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये हमें कैसे प्राप्त होता था? पीडीआई यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो सबसे पहले हमारे पास पर्सनल इनकम आता था। अब वो पैसा भी हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा हमें डायरेक्ट टैक्स के रूप में पे करना होता था। तो पर्सनल इनकम में से जब हम लोग डायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट करते थे, तब हमें प्राप्त होता था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा नेशनल इनकम का थ्योरी और ऑब्जेक्टिव, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला चैप्टर बहुत ही जल्दी मैं लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और कुछ उसके बाद इकोनॉमी भी देखेंगे, गिग इकोनॉमी क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।